नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है 2020 वाली, जो कि 2021 जनवरी माह में ही होने वाली है। आप लगातार अभ्यास कर रहे होंगे और यहाँ भी अभ्यास के ही उद्देश्य से ये मॉक टेस्ट पेपर का पूरा एक ग्रुप है। 11 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। पहला आपने देख लिया है, ये दूसरा है। सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हम देख रहे थे, तो आइए शुरू करते हैं। समय निर्धारित जो होता है वो 3 घंटे का होता है। इसी के अंदर आपको पूरा पेपर हल करना होता है, पर्याप्त समय है। इसके अलावा पूर्णांक जो है वो 150 का होता है, यानी 150 अंकों से ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। इससे कम ही मिलेगा और कितना आप अधिकतम अर्जित कर सकते हैं ये आपके लेखन कौशल पर निर्भर करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार के हैं। प्रारूप बिल्कुल वही है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके जो अंक हैं वो उनके सामने या उनके नीचे, उनके अंत में अंकित हैं। इसके अतिरिक्त कहीं भी व्यक्तिगत तौर पे नाम वगैरह नहीं लिखना है, यह आपको ध्यान देना है। देखिए, इसमें 2 अवतरण आपको दिए जाते हैं आमतौर पर, और पहला अवतरण आपके सामने है जो कि एक अपठित गद्यांश होता है। इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये परिवार के बारे में दिखाई दे रहा है। इसमें यह कहा गया है कि परिवार में न केवल सामंती अवशेष हैं, वरन यहाँ पर या यहाँ भी बराबर 3 श्रेणियां दिखाई पड़ती हैं। जैसी सामंतवादी व्यवस्था होती है वैसे ही यहाँ पर 3 अलग अलग श्रेणियां परिवार के अंदर भी दिखाई देती हैं। एक वह श्रेणी होती है जो कि पैसा कमा कर लाती है, मतलब वो कमाऊ होती है, कमा कर धन बाहर से ले आती है, तो वो पहली श्रेणी है। और उसे सबसे अधिक आदर ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी मान्यता, विचार, रुचि, अरुचि, कार्य आदि सभी के लिए मानदंड के रूप में या आदर्शों के रूप में स्थापित हो जाते, ऐसा दिया हुआ है। तो सही बात है, जो कमाऊ सदस्य होता है वो चाहे कम आयु का ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा जो परिवार का सदस्य है वो उसका कहना मानता है। इसके पीछे वही पैसा ही मुख्य कारण होता है, मतलब यहाँ जो धन होता है वो सबको अपनी अंगुलियों पर नचाता है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। इसके बाद देख लीजिए, इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं कि फिर चाहे वे कितने ही अवैज्ञानिक, अनुचित या स्वार्थपूर्ण क्यों ना हो, मतलब जो कमाने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सही बात ही करेगा, ये कैसे हो सकता है? हर आदमी हमेशा सही नहीं हो सकता। तो उसकी जितनी अनुचित बातें होती हैं या अवैज्ञानिक या बेकार बातें होती हैं, उसको भी लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब स्वीकार लेते हैं कि चलो ये बड़े कमाऊ आदमी हैं, बड़े सक्रिय हैं, ये पालनहार हैं हमारे, तो इनकी हर बात मानना अनिवार्य है, और मानते भी हैं। ये चीज़ है। इसके बाद सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की होती है जो चौके में सोते हैं, और चौके में सोने का रिवाज तो अब चला गया है, लेकिन ये संकेत किस ओर है आप समझ सकते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से ब्याह कर आई हुई तो उसका स्थान तीसरी श्रेणी में ही होता है। यहाँ पर जो चूल्हे चौके में सोने वाले प्राणी पहले हुआ करते थे वो महिलाएं ही होती थी। अपने भारतीय समाज में महिलाओं की दशा इसी प्रकार से बुरी थी। उन्हें जो बचा खुचा स्थान होता था, बचा खुचा भोजन होता था, वही दिया जाता था। तो उसी धारणा को यहाँ पर पुष्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये चौके में सोने वाले जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं परिवार के, जो कि पूरे परिवार को भोजन पकाकर उपलब्ध कराते हैं और हर सदस्य की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वो उसमें सबसे नीचे वाली कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से ब्याह कर उसे ले आया गया है, मतलब उसका जो मायका है वो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, तो उसका स्थान तीसरी श्रेणी में होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनका कि स्थान पहली या दूसरी श्रेणी में, पहली में तो नहीं होगा यहाँ पर जो धारणा बनाई गई है, लेकिन दूसरी श्रेणी में हो सकता है। वह महिलाएं हो सकती हैं, उस प्रकार की स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपने मायके से बढ़िया मात्रा में दहेज इकट्ठा करके लाई हुई हैं, मतलब उनके मायके से उन्हें बढ़िया मात्रा में जो स्त्री धन होता है वो दिया गया हो, और इसके अलावा जो दहेज प्रथा होती है उसके जरिए ढेर सारा दहेज, रुपए, पैसे या जो गाड़ी मोटर वगैरह होता है वो दिया जाए। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनकी तो इज्जत होती है, लेकिन अगर अपने मायके से कुछ नहीं लाई हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, उसके उल्टे इन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है, ये तो हमने पहली और तीसरी की बात की, बीच में एक और श्रेणी आती है दूसरी। तो ये दूसरी श्रेणी जो है ये बच्चों की होती है और कमाऊ व्यक्ति के वे रिश्तेदार जो कि उससे कम कमाते हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो दूसरी श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर यहाँ कहा गया है कि कमाने वालों का वर्चस्व है, जो पैसा कमा रहा है वही सर्वे सर्वा है, और ये सही बात है। आज के समय में भी ये काफ़ी हद तक सच है। हालांकि परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है, महिलाओं की दशा अब चौके में सोने वाली नहीं रही है, लेकिन फिर भी कमाने वाले की इज्जत होती है और निकम्मे की कोई इज्जत नहीं होती है, ये तो सही बात है। अब निकम्मे का मतलब यहाँ पे इससे नहीं है कि वो कोई काम धंधा ही नहीं करता, बल्कि वो कमाने वाले से कहीं ज़्यादा अपना खटने वाला काम करता है, मेहनत करता है लगातार सुबह से लेकर शाम तक, और शाम तक ही नहीं बल्कि 24 घंटा वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता है। उसको कभी छुट्टी या सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इस प्रकार के काम होते हैं।
लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं है और सभी लोग उसे नीची निगाह से देखते हैं कि अरे ये तो एकदम निकृष्ट है। और जो कमा कर लाता है 6 घंटा ड्यूटी कर रहा है या 12 घंटा ही ड्यूटी कर रहा है, तो उसके बाद वो ठाठ से आकर घर पर नहा खा कर सोता है और ऊपर से रौब झाड़ता है कि मैंने खूब मेहनत की है और मैं तुम लोगों का खर्चा चला रहा हूँ, तो तुम लोग मेरी बात मानो और मेरी सेवा करो। इस प्रकार की धारणा परिवार के अंदर होती है। तो अब आप बताइए कि ये सामंतवादी व्यवस्था या तानाशाही नहीं है तो और क्या है? केवल धन की बदौलत सबको नचाना या पैसा ही सब कुछ होता है ये मान लेना, ये गलत चीज़ है। इसके बाद ये कहा गया है कि धन, अर्थ, सांसारिक सफलता और उससे प्राप्त कीर्ति तानाशाही परिवार में जितनी चलती है, मतलब इस कीर्ति की जो तानाशाही है वो परिवार में जितनी चलती है उतनी बाहर भी नहीं चलती है। मतलब बाहर कोई इतना रौब नहीं गांठ सकता जितना कि परिवार में गांठता है। मतलब वही कमाने वाला जो सदस्य है वो बाहर जाके ऐसा रौब दिखाए तब पता लगे। बाहर जाके दिखाएगा तो उसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो उसको मिलने वाला है, ईंट का जवाब पत्थर से जो कहा जाता है। फिलहाल मानवतावाद की हरदम रट लगाते हुए भी परिवार में जितना अहवाद या अहम जो दिखाई देता है, व्यक्तिवाद और वैचारिक दास्ता चली आ रही है, उतनी कहीं और नहीं है। ये एकदम सही बात है। परिवार के अंदर जितनी वैचारिक दास्ता है वो कहीं और नहीं होती है, और संयुक्त परिवार हुआ तो और ज़्यादा होती है। आजकल जो एकल परिवार हैं उन पर लोग दोष मढ़ देते हैं, उनके मत्थे दोष मढ़ देते हैं कि ये एकदम से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एकल परिवार में बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। आपस में सहारा देने वाले लोगों की कमी होती है, मुसीबत में काम आने वाले लोग मिलते नहीं हैं, फिर कोई संकट आए तो लोग परेशान होते हैं, और भी तरह तरह की दिक्कतें आती हैं, बुजुर्गों की उपेक्षा होती है। तो ये सब तो सही बात है, लेकिन एकल परिवार में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इस प्रकार की जो वैचारिक दास्ता है वो कम हो जाती है। खत्म नहीं होती है लेकिन कम हो जाती है। और जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर ये वैचारिक दास्ता एकदम चरम सीमा पर होती है। कोई इसे समझ नहीं पाता क्योंकि लंबे समय से लोग इसी व्यवस्था में ढले रहते हैं। लेकिन जो वैचारिक दास्ता यहाँ वो झेलते आ रहे हैं वो बाहर नहीं होती है, सिर्फ परिवार के अंदर ही होती है। महिलाओं को मानसिक गुलाम पहले के समय में बना दिया जाता था और कहा जाता था, जब वो लड़की रहती थी, अभी ब्याह कर नहीं आई रहती थी, कुंवारी रहती थी, तो उसके मन में ये धारणा उसके माता पिता या उसके जो परिवारजन थे वो डालते थे कि तुम दूसरे घर का बर्तन हो, ऐसे कहा जाता था। ये सही बात है, इसे एकदम सत्य मानिएगा। दूसरे घर का बर्तन हो, तुम्हें दूसरे के यहाँ जाना है, तुम हमारी नहीं हो, पराया धन हो। और जिस दिन वहाँ जाओगी तो तुम्हारे पास अगर कोई ढंग शऊर नहीं रहेगा, मतलब खाना पकाने का ढंग, बर्तन धोने का ढंग, कपड़े धोने का ढंग, पति के और सास के हाथ पैर दबाने का ढंग, वो सब नहीं रहेगा, तो तुम्हारी जो सास और नंदे हैं वो तुम्हें पीढ़े से पीटेंगी। जो पाटा होता है, बैठने वाला पाटा होता है, उससे पीटेंगी। इस प्रकार से धमकी दी जाती थी और उसी की धमकी की बदौलत इनसे काम करवाया जाता था और सिखाया जाता था। तो वो लड़की जरा सा चलने योग्य होती थी तो वो जो फुटकर काम है वो करना शुरू कर देती थी, और 12 साल की उम्र तक आते आते वो पूरे गृहस्थी में पारंगत हो जाती थी। और उसके बाद जैसे ही पारंगत होती थी वैसे ही जो पिता होता था वो तुरंत लड़का खोजना शुरू करता था और ब्याह हो जाता था। ब्याह होके वो ससुराल में आती थी और एक दुल्हन बन जाती थी। 12 साल की लड़की जिसकी खेलने खाने की अवस्था होती है, तो वो वहाँ पर दुल्हन की तरह आती थी और बहू को एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। पहले के समय में वो आई हुई मतलब एक तरह से फ्री की नौकरानी होती थी। मतलब परिवार के लोग उसको ऐसे ही ट्रीट करते थे या देखते थे, और उसके बाद मुफ्त में काम करवाते थे। बदले में ताना भी मिलता था कि ये वाला काम तुमने ठीक से नहीं किया, तुम्हें कोई ढंग नहीं है। और उसके बाद जो बचा खुचा भोजन होता था वो उसके जिम्मे आता था, और बदले में अब इतना मेहनत अगर बाहर करेगी, कहीं नौकरी करेगी, तो उसमें पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, लेकिन घर में कुछ नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जो उसकी साड़ियाँ या कपड़े होते थे उसके लिए भी वो तरसा करती थी। तो इस प्रकार की स्थिति महिलाओं की है, और उसी दशा पर ये बताया गया है। इसमें सांकेतिक रूप से महिलाओं की ओर ही इसे टारगेट बनाया गया है कि वो कितनी ज़्यादा शोषित होती हैं परिवार के अंदर। तो ये सामंतवादी व्यवस्था है। अब देखिए, शीर्षक जो होता है वो इसी में से निकल कर आता है, और इसके लिए अवतरण को भली भांति समझना आवश्यक होता है। पूरा जो पैराग्राफ है उसको ठीक ढंग से आपको समझना चाहिए, और इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई गई। तो इतना समय आपको लगाना होगा। देखिए, जब आप अभ्यास कर लेंगे किसी भी अवतरण को पढ़ने का, ठीक ठाक अभ्यास कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए बिना वहाँ जाएंगे तो आप 3-4 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपको शीर्षक मिलेगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और एक बार पढ़ने में अगर आपको शीर्षक मिल रहा है तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ के देख लीजिए कि आपने जो चुना है वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो परिवारवाद और व्यक्तिवाद, ये इसका एक शीर्षक हो सकता है। इसी प्रकार से और भी कोई उपयुक्त शीर्षक हो तो आप लिख सकते हैं। शीर्षक जितना छोटा हो उतना बेहतर। तो परिवारवाद और व्यक्तिवाद, इस प्रकार से आप एक शीर्षक इसका चुन सकते हैं, या इससे और ज़्यादा परफेक्ट अगर आपको मिले तो वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न इसमें है, ये 5 अंक का आपका शीर्षक ही था। अच्छा खासा इस पे नंबर है, मतलब 1 या 2 शब्द आप लिखेंगे और 5 अंक इसमें लगभग पूरा ही मिलता है अगर आप सटीक लिखते हैं तो।
इसके बाद जो ख वाला है, इसमें कहा गया है कि उक्त गद्यांश का यानी उपरोक्त जो है इसका आपको संक्षेपण करना है 1/3 शब्दों में। तो संक्षेपण में जितना संक्षिप्त हो सके उतने में आपको अपनी बात को समेटना होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए इसका संक्षेपण कैसे हो सकता है कि परिवार में सामंती अवशेष के साथ 3 श्रेणियां विद्यमान है। सामंतवादी व्यवस्था का यहाँ या सामंती व्यवस्था का अवशेष है और उसकी 3 श्रेणियां यहाँ बांट दी गई हैं। एक जो है वो धनार्जकों की श्रेणी होती है, मतलब जो पैसा कमाकर कमाऊ सदस्य होते हैं, लाते हैं। दूसरी श्रेणी में बच्चे और कमाऊ जो लोग होते हैं उनके परिवारजन आते हैं जो कि उनसे कम कमाते हैं। और जो तीसरी श्रेणी होती है वो निरक्षर महिलाओं की होती है। निरक्षर या निर्धन परिवार से आई जो महिलाएं होती हैं उनकी होती है। यहाँ पर निरक्षर का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि जब एकदम अंगूठा टीक रहेगा, मतलब अंगूठा छाप जिसको कहा जाता है, तो वह अपने अच्छे बुरे की समझ ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं रख पाएगा। मतलब वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसका शोषण हो रहा है। वो खुशी खुशी उसी को एक्सेप्ट कर लेगा कि यही मेरी नियति है, यही मेरे कर्म में लिखा हुआ है, ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी कारण पहले के समय में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो अपने अच्छे बुरे की समझ उसको आ जाएगी और उसके बाद वो तर्क करने लगेगी, मतलब वो विद्योत्मा बन जाएगी। और कालिदास कोई नहीं बनना चाहता था। तो ऐसी कंडीशन में जो पुरुषवादी मानसिकता है वो भयभीत रहती थी पहले के समय में कि हमारी जो सत्ता है वो चली जाएगी, यहाँ तो पेटीकोट गवर्नमेंट आ जाएगी और महिलाओं को पढ़ाना लिखाना ये खतरे से खाली नहीं है। तो लोग कहते भी थे कि गांव में कि महिलाओं को अगर कक्षा 5 से ऊपर पढ़ा दिया गया, चिट्ठी पत्री लिखने भर का ज्ञान अगर है तब तो ठीक है, क्योंकि चिट्ठी पत्री लिखना इसलिए सिखाया जाता था कि अपने ससुराल में जाएगी तो अपने मायके से पत्र व्यवहार करती रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ाना यानी लड़की की बुद्धि को भ्रष्ट करना और उसके लिए फिर वर खोजने में कठिनाई होगी, इस प्रकार की मानसिकता होती थी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो निरक्षर स्त्रियां होती थी या निरक्षर महिलाएं हैं या मायके से अपना कम दहेज लेकर आई हैं, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो 3rd वाली कैटेगरी में डाली जाती हैं और उनकी स्थिति एकदम डाउन होती है, कमज़ोर होती है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं इसमें कि पहली श्रेणी जो है वो आदरणीय और अनुकरणीय है। आदरणीय है यानी लोग उसका एकदम अदब मानते हैं, उसका भाव मानते हैं, वो कितना भी धाक जमाए लोग एकदम सिर झुकाकर एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका अनुकरण करते हैं, वो कितना भी गलत काम ही क्यों न करे, एकदम अन्याय ही क्यों न करे, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि यही अच्छी बात है, यही धर्म नीति है। इसके बाद धनार्जन की तानाशाही परिवार की अन्यत्र, मतलब परिवार में कहीं भी और जो जगहें हैं या स्थान है, बाहर का समाज है, उसके अन्यत्र कहीं भी देखा जाए तो ऐसी नहीं दिखाई देती, ऐसा आप लिख सकते हैं। और परिवार में मानवतावाद की दुहाई देते हुए भी व्यक्तिवाद अपनी चरम सीमा पर है। परिवार में सबसे ज़्यादा इंसानियत के लेसन आपको दिए जाते हैं, मतलब ये सिखाया जाता है कि भाई मानवतावादी होना चाहिए, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, ऐसे बोला जाता है, मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें तब जायज़ मानी जा सकती हैं जब आप अपने आदर्शों पर बने रहिए। मानवतावाद की बात करके आप ऊंच नीच का अगर भेदभाव कर रहे हैं, मतलब एक जने को एकदम देवता बना दिए हैं और दूसरे को एकदम पैर की जूती बना दी है, तो ये कहाँ की मानवता है? तो यही चीज़ है, विरोधाभास जो है उसको बताया गया है। तो इसे आप संक्षिप्त कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे वाले में। यहाँ पर संप्रदायवाद और राजनीतिवाद के बारे में कहा गया है। पीछे हमने परिवारवाद को देखा, तो दोनों अवतरण जो है वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार की दार्शनिकता या सामाजिक जो दृष्टिकोण है उससे अवतरण चुने जाते हैं। अपठित गद्यांश इसी प्रकार के आयोग लेता है। आमतौर पर यही प्रवृत्ति देखी जाती है। अब भविष्य में बदले तो नहीं कहा जा सकता। देखिए यहाँ पर शीर्षक हमें बताना है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, इस पूरे पैराग्राफ को आपको ढंग से पढ़ना है और उसके बाद पहले तो शीर्षक ढूंढना है, 5 नंबर उसी का आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ 1/3 शब्द में अगर आप संक्षेपण करते हैं तो 25 नंबर का आपको मुनाफा होने वाला है। बहुत फायदे का सौदा है। यानी संक्षिप्त आपको लिखना है, सिर्फ 1/3, ज़्यादा उसमें लिखने की भी बात नहीं है, और उतने में 25 नंबर डिसाइड हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लंबी चौड़ी आप व्याख्या करते, भावार्थ लिखते, 4-5 पेज रंगते, उससे अच्छा आपको 25 नंबर यहाँ 1/3 जो शब्द हैं उन्हीं में मिलने वाला है। पूरा नहीं मिलेगा ये एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप बेहतर लिखते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए अब इसमें दूसरे वाले पैराग्राफ को देखिए। इसमें आपको विस्तृत व्याख्या करनी है, यानी थोड़ा डिटेल में जाकर समझाना पड़ेगा। तो इसमें ये कहा गया है, पहले अवतरण को देख लेते हैं। संप्रदायवाद और राजनीतिवाद या राजनीतिक जातिवाद में एक समानता ध्यान देने योग्य है। दोनों में एक सिमिलरिटी है, समानता है। संप्रदायवाद की तरह ही पिछड़ा वर्गवाद, मतलब पिछड़े वर्गों का जो पक्ष लेने वाली या विचारधारा है उसके बारे में कहा जा रहा है। या किसी अन्य प्रकार का राजनीतिक जातिवाद भी वर्गीय एकता को तोड़ने का काम करता है और इस प्रकार वह जनतांत्रिक मूल्यों का विरोधी हो जाता है। लेखक को इससे सावधान रहना होगा। अब यहाँ लेखक कहाँ से टपक पड़ा? तो यहाँ पर साहित्य को घुसाया जा रहा है, इसीलिए पहले लेखक आया है, क्योंकि वही साहित्य रचेगा। तो लेखक को इससे सावधान रहना होगा। आतंक और संकीर्णता दोनों ही लेखकों के लिए विजातीय है, मतलब उनके लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी, विसंगत मानी जाएगी। और यही कारण है कि हिंदी ही नहीं समग्र भारतीय साहित्य की विराट परंपरागत विरासत में
मतलब जो हमारी धरोहर है, पहले की विरासत है, वो कैसी है, परंपराओं से बधी हुई है और काफ़ी विराट है, विशाल है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, उसमें कहीं भी धर्मांधता या कट्टरपन नहीं दिखाई देता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कैसी है, सहिष्णु है, उदार है, उसमें सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है और उतनी ही वो समावेशी भी है, लचीलापन उसके अंदर है। वो बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, उनको अपने अंदर समावेशित करने की क्षमता रखती है, लेकिन अपनी पहचान को जिंदा रखने की भी काबिलियत रखती है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही कारण है कि हम आज तक जिंदा हैं, मतलब हमारी सभ्यता जिंदा है। देखिए, इसके बाद ये कहा गया है कि मनुष्यता मानवीय संवेदना की रचना के लिए जरूरी है। अब इसको अंडरलाइन किया है, जहां जहां रेखांकित किया है उसकी आपको व्याख्या करनी है। लेकिन संप्रदायवाद और जातिवाद दोनों केवल बिंबों और प्रतीकों की योजना के लिए नहीं, बल्कि समाज को, उसकी संस्कृति को मानवीय बनाने के लिए दिए गए हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर है और यह ऐतिहासिक दायित्व लेखकों पर आ गया है। लेखक के ऊपर यह ऐतिहासिक दायित्व है कि आप इसे बनाए रखिए। लेखक कैसे बनाएगा? लेखक साहित्य की रचना करता है और साहित्य ही समाज को दिशा देता है। आपने निबंध में बहुत देखा होगा, साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? साहित्य जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उन्हें उनके अतीत की जानकारी देता है, और जो वर्तमान पीढ़ियां होती हैं, मतलब समकालीन लोग होते हैं साहित्य के, जिस समय साहित्य रचा गया उस समय के जो लोग हैं, उनको ये बताता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या उनके लिए बेहतर है और क्या उनके लिए खराब है। तो साहित्य क्या है? एक तरह की टॉर्च है, मार्गदर्शक है। अब यहां पर आपको शीर्षक बताना है। पूरा अवतरण आपने देखा, आपको शीर्षक जब ढूंढना होता है तो पहले ये ध्यान दीजिए कि पूरा जो पैराग्राफ है वो कहाँ जाकर एकदम से टिक रहा है, यानी कहाँ पर जाकर वो केंद्रित हो रहा है, और वही केंद्र आपका शीर्षक होता है। तो इसको ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ लेखक के ऊपर सब कुछ दारोमदार निर्भर है। लेखक चाहे तो समाज को, सभ्यता को जिस ओर मोड़ना चाहे उधर मोड़ सकता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, लेखक मानवता का सर्जक। सर्जक मतलब क्या होता है? सृष्टा या सृजनकर्ता, जो बनाता है। तो मानवता का निर्माता कौन है? लेखक है। इस प्रकार से आप कोई शीर्षक इसमें तलाश सकते हैं। हालांकि इसमें लेखक शब्द का बहुत बार इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शीर्षक में जो शब्द बार बार यूज किया गया है वही आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। शीर्षक इसकी मूल भावना होती है, मूल जो केंद्रीय भाव होता है वो होता है। यहाँ अगर आप देखें तो जो ऐतिहासिक दायित्व है वो अंत में लेखकों को सौंप दिया गया है कि भाई आप ही संभालिए और इस संस्कृति को कैसा बनाइए? मानवीय बनाइए। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि मानवतावाद का जो सर्जक है वो लेखक है। इस प्रकार से आप शीर्षक को यहाँ लिख सकते हैं। तो शीर्षक क्या हो गया? लेखक मानवता का सर्जक। इसके बाद चलते हैं आगे, थोड़ा लंबा हो गया है, अगर आपको छोटा मिले तो आप छोटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है, और कैसी व्याख्या करनी है? तो विस्तृत व्याख्या करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें रेखांकित पंक्तियां कौन कौन सी हैं। पहली वाली जो रेखांकित पंक्ति है वो आपको ऊपर दिख रही है। आतंक और संकीर्णता दोनों ही लेखक के लिए या लेखकों के लिए, मतलब उनके पूरे समूह के लिए विजातीय है, अर्थात ठीक नहीं है। अब इसकी आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है, व्याख्या करनी है। तो कैसे लिखिएगा इसे? देखिए, लेखक जो है वो साहित्य की रचना करता है। ये मेरी विचारधारा है, आप इसमें अपने विचारों को समावेशित कर सकते हैं। तो लेखक साहित्य की रचना करता है और वह समाज का अंग होता है। वो समाज से कहीं बाहर नहीं होता। ऐसे नहीं कि मंगल ग्रह से आकर वो साहित्य की रचना कर रहा है और लिख रहा है भारतीय संस्कृति के बारे में, वो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वो समाज का ही अंग होता है और समाज के अंदर की जो खूबियां या खामियां हैं उनको वो बखूबी जानता है और उसको अपने साहित्य में उकेरता है। ये कहा गया। समाज और सभ्यता दोनों के गुण दोष का उसे अच्छी प्रकार से भान होता है या आभास होता है। परंतु यदि लेखक की विचारधारा संकीर्ण हो जाए, मतलब उसमें संकीर्णता आ जाए, वो एकदम से कुत्सित मानसिकता का हो जाए, तो समाज को संकीर्ण बनते देर नहीं लगती, क्योंकि वो जो साहित्य रचेगा वो भी संकीर्णता से युक्त होगा और उस साहित्य को पढ़कर लोगों के विचार जिस प्रकार से ढलेंगे वो भी संकीर्ण विचार ही होंगे। ये चीज है। और इस प्रकार से पूरा जो समाज है वो संकीर्णता के दलदल में चला जाता है, क्योंकि साहित्यकार जो साहित्य रचता है, यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा ना। तो आप लिख सकते हैं कि साहित्यकार जो साहित्य रचता है उसे आने वाली नस्लें अपने इतिहास को जानने का आधार बनाती हैं। मतलब आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो अपने इतिहास को कैसे जानती हैं? इतिहास को जानने के आप स्रोत देखते हैं जब इतिहास कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। आपने जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक भारत का इतिहास है, तो उसमें पढ़ रखा होगा कि इतिहास को जानने के अलग अलग स्रोत होते हैं। कुछ तो उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है और कुछ जो लेख होते हैं, विगत लेखकों के या यात्रियों के वर्णन होते हैं, उनसे आप जानते हैं। जैसे मेगस्थनीज की इंडिका आप पढ़ते हैं तो आपको मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो राजनीतिक स्थिति का बहुत अच्छा ब्यौरा देता है। उसको आज भी अगर हम पढ़ें तो उस समय की जानकारी हमें प्रशासन की होगी। तो ये सब चीज़ें हमें पिछले जो धर्म ग्रंथ हैं या साहित्यिक ग्रंथ हैं या प्रशासनिक ग्रंथ हैं उनसे पढ़कर मालूम होती है। अब उन ग्रंथों में लेखक के जैसे विचार हैं वैसे ही विचार हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे
और हम उसी के आधार पर धारणा विकसित करेंगे कि हमारा अतीत ऐसा था। अच्छे विचार होंगे तो हम सोचेंगे कि हमारा अतीत अच्छा था। अगर बुरे विचार लिखे जाएंगे या कुछ गलत लिखा जाएगा तो हम उसी हिसाब से अपने अतीत को समझ पाएंगे, क्योंकि हम उस बीते हुए समय में नहीं जा सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आने वाली पीढ़ी होती है वो अपने इतिहास को जानने के लिए इन्हीं रचनाओं को आधार बनाती है। यदि यह रचनाएं आतंक के वशीभूत हों, मतलब इन पर आतंक का साया हो, किसी डर का साया हो, तो आने वाली जो पीढ़ी है वह भी भय के साम्राज्य में चपेट में आ जाएगी। जो सभ्यता का उत्कर्ष है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब हमारा जो अतीत है अगर वो आतंक के साये में आता है तो जो भविष्य या वर्तमान है वो भी इससे ढक जाएगा, और उसके बाद तब उन्नयन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो वही चीज़ कही गई है। और संकीर्णता पहले से ही वैचारिक जो व्यापकता होती है, यानी विस्तारीकरण जो होता है, उसका गला घोंट देती है। संकीर्णता किसी भी चीज़ को पनपने नहीं देती। आपके विचार अगर खुले नहीं है, आप बहुत ही एकदम संकीर्ण सोच, मतलब एकदम छोटी सोच वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका विकास बहुत ज़्यादा नहीं होगा। विकास करने के लिए उदारता आवश्यक है, तो वो चीज़ यहाँ से गायब हो जाती है। और आतंक उसे अतीत की राख में दफन करके चारों ओर अराजकता कायम कर सकता है। अतः लेखक को इन अवगुणों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि साहित्य पर उसका असर न पड़े। इस प्रकार से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहाँ किया जा सकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे सुन लीजिए और अपने ढंग से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो अगली इसमें रेखांकित पंक्ति है वो है मनुष्यता। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, मनुष्यता मानवीय संवेदना की रचना के लिए जरूरी है। मनुष्यता मानवीय संवेदना की रचना के लिए जरूरी है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, मनुष्यता और मानवीय दोनों शब्द जो है वो एक जैसे लग रहे हैं। मानव और मनुष्य, क्या फर्क है? लेकिन यहाँ मनुष्यता और मानवीय संवेदना में अंतर है। मनुष्यता शब्द का अर्थ बहुत ज्यादा व्यापक है, फैला हुआ शब्द है। ये देखने में छोटा भले लग रहा है। केवल मानव मात्र या अपनी सभ्यता के दायरे में रहकर अगर परहित का चिंतन, यानी दूसरों के बारे में सोचने की जो बात है, उसको अगर हम देखें तो ये मनुष्यता नहीं कहलाएगी। ये क्या है? ये एक सामान्य व्यक्तिवाद कहलाएगा, या सामाजिकता आप इसे कह सकते हैं। सामाजिकता कहना बुरा नहीं है, लेकिन मनुष्यता नहीं कह सकते। मनुष्य का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ मानव जाति के बारे में सोचे, या अपने अड़ोसी पड़ोसी का हित सोचे, अपने रिश्ते नाते वालों का हित सोचे, या बहुत हुआ तो अपने देश के बारे में सोचे। इससे ज़्यादा वो न सोचे। ऐसी जो चीज़ है वो मनुष्यता से दूर होती है। वो मनुष्यता का अंग नहीं हो सकती, या उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। मनुष्यता का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक सृष्टि के कण को परम सत्ता का अंश मानकर, यानी ईश्वर का अंश मानकर उसको एक समान निगाह से देखना। कहा जाता है ना कि मैं पूरी दुनिया को एक आंख से देखता हूं, तो समान निगाह से देखता हूं, ये कहने का तात्पर्य है। और आप लिखेंगे कि इसके साथ एक समान मैत्री स्थापित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें असली मनुष्यता निहित है या समाहित है। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना है। ईश्वर ने मनुष्य को एक बढ़िया वाला जो मस्तिष्क है वो देकर भेजा हुआ है। तो इस मामले में हम अन्य जीवों से श्रेष्ठ हैं। वैचारिक कौशल जो मनुष्य के पास है वो किसी और प्राणी के लिए दुर्लभ होता है। मतलब जितने ज्ञात प्राणी अभी तक हैं, कोई एलियन आ जाए तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता, तो अन्य प्राणियों के लिए दुर्लभ है। लेकिन जो उन्नत मस्तिष्क है, मतलब मनुष्य के पास इतना ऊंचा दिमाग है, इतनी ज़्यादा वैचारिक क्षमता है, तो यह असंख्य उत्तरदायित्वों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने हमें दिया है तो वो हमसे कुछ लेगी नहीं, बदले में प्रकृति को भी चाहिए। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ये ईश्वर की या प्रकृति, ईश्वर का अस्तित्व अगर कोई नहीं मानता है तो प्रकृति को मान सकता है, मदर नेचर। तो उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं। मतलब वो चाहते हैं, जो हमारे निर्माता हैं, किसी न किसी ने हमें बनाया है, तो हमारे निर्माता हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने उत्तरदायित्वों को समझें, और वो उत्तरदायित्व सृष्टि के प्रति होना चाहिए, या प्रकृति के प्रति, या समाज के प्रति होना चाहिए। ऐसी जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता है, और उसी को हम यहाँ उकेरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब लिख सकते हैं कि उन्नत मस्तिष्क से बहुत सारे उत्तरदायित्व मिलते हैं। और इसके साथ हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि अगर मनुष्यता का वास्तविक भाव हमारे अंतःकरण में जागृत हो जाएगा तो मानवीय संवेदनाएं स्वतः ही उत्पन्न होने लगेंगी और मानवता के आदर्श स्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। मतलब ये लिखा जा सकता है और इससे ज़्यादा लिखा जा सकता है। आप यहाँ देख लीजिएगा कि व्याख्या कितने नंबर की है। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी 2 ही पंक्तियां हैं, मतलब 2 ही रेखांकित अंश हैं, और उनके लिए आपको 25 नंबर दिए गए। यानी आधा आधा अगर आप करते हैं तो ये 12.5 नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो 12.5 नंबर के लिए आपको तो व्याख्या थोड़ी फैलानी पड़ेगी। और व्याख्या फैलाने का मतलब ये होता है कि जितना आप इसमें उन्मुक्त लिख सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, फैला कर लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करने के बाद अब चलते हैं आगे। इसमें सिर्फ व्याख्या ही करनी थी और शीर्षक बताना था, दोनों काम हमने कर दिया है। कम से कम अवतरण को 2 बार तो पढ़िएगा। 2 बार पढ़ने से आपको शीर्षक काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और वो सही भी होगा। एक बार पढ़ने से अगर शीर्षक मिल रहा है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार और पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं पर जो आपका समय लगता है वो लगता है। इसके बाद तो बाकी जो चीज़ें हैं, नीचे वाले प्रश्न होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं खपता है।
व्याख्या वाला हिस्सा और अवतरण का जो संक्षेपण या भावार्थ वाला हिस्सा है वही ज़्यादा लंबा होता है। फिलहाल अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 2 हिस्से हैं इसके, खंड क और ख। तो अर्ध सरकारी पत्र लेखन के तथ्यों की विशिष्टता को उदाहरण सहित हमें यहाँ पर जाहिर करना है, और इसके अलावा हमें ये बताना है कि परिपत्र किसे कहते हैं। 2 चीजें पूछी गई हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र ये जो है इसको पहले देखते हैं और उसके बाद तब हम देखेंगे कि परिपत्र क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है यानी डेमी ऑफिशियल लेटर, इसको डीओ कहा जाता है, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच में होता है, मतलब आपस में पत्र व्यवहार के लिए होता है, जो किसी अधिकारी के द्वारा किसी अन्य विभागीय अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। मतलब ये व्यक्ति स्तर पर भेजा जाता है, कार्यालय स्तर पर नहीं। ध्यातव्य है कि ऐसा पत्र जो है ये गैर सरकारी व्यक्तियों के पास नहीं भेजा जाता है। अब अर्ध सरकारी पत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना या किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना या विचार विमर्श आदान प्रदान करना, ये सब इसका उद्देश्य होता है। मतलब किसी खास मामले की ओर किसी अधिकारी का अगर आपको ध्यान आकृष्ट कराना है या बार बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, स्मरण कराने के बावजूद आप किसी भी अधिकारी से उस काम को करवाने में सफल नहीं हो सके, तो आप उसे प्रेम पूर्वक एक मित्रवत पत्र भेजेंगे कि भाई इस काम को याद दिलाने के लिए मैंने भेजा है, कृपया इसे करिए। लेकिन यहाँ जो शैली है वो अत्यंत आत्मीय होती है, अपनेपन का भाव इससे झलकता है। अब यहाँ रचना शैली के बारे में कहा गया है। तो ऐसा पत्र जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। ऐसा पत्र उत्तम पुरुष जो शैली है उसमें लिखा जाता है और एक वचन का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, और भाषा कैसी होनी चाहिए? मित्रवत यानी मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंडली जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करना है। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के लिए आपका विश्वासी, जो आपका भरोसेमंद लिखा जाता है, उसके स्थान पर आपका सद्भावी यानी आपका भला चाहने वाला, आपका शुभाकांक्षी, इस प्रकार के जो शब्द है वो लिखे जाते हैं। और इसमें प्रेषक अधिकारी सिर्फ अपना हस्ताक्षर करता है, अपने पद का उल्लेख नहीं करता, क्योंकि जब मित्रता की भावना होती है तो उसमें पद और ओहदे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पद की बात ही नहीं है, यहाँ मित्रों की बात है, तो इसलिए यहाँ पर पद का उल्लेख नहीं, सिर्फ नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें एक नमूना कैसा हो सकता है। प्रश्न में यही कहा था ना कि आप एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ मॉडल दिया हुआ है। इसमें अर्ध सरकारी पत्र संख्या, ये अस लिखा हुआ है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र संख्या है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ काल्पनिक नंबर होता है, इसको आप मनचाहे ढंग से डाल सकते हैं, या किसी पत्र का आपने देख रखा है तो उसका आप इस पर अंकित कर सकते हैं। अब यहाँ पे भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, और दिनांक, देखिए यहाँ स्थान और दिनांक जो है ये दाहिनी ओर होता है, उसे आप देख रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें ऊपर का हिस्सा छपा हुआ होता है। जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहां पे जो लेन देन अर्ध सरकारी पत्र का होता है, तो ऊपर का हिस्सा इसमें प्रिंटेड होता है, अलग अलग रंगों से प्रिंट होता है, और जो रंग होते हैं उनका अपना महत्व होता है। मतलब कुछ जो है वो हरे रंग के होते हैं, कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल होते हैं, तो उनका अपना उद्देश्य होता है। अब वो उद्देश्य क्या होता है ये हम लोग अगले वाले टेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मॉडल देख रहे हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा जब छपा रहता है तो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दिया रहता है कि प्रतीक चिन्ह एक सिंबल, जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार, वो सब लगा रहता है। तो सिंबल आदि को अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संबोधन जो है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता। ये विषय वाली जो औपचारिकता है, ये जहाँ औपचारिक पत्र आपको लिखने हैं यानी सरकारी टाइप के पत्र लिखने हैं या परिपत्र लिखना है, वहां पर इस्तेमाल करनी। अब यहाँ पर जो संबोधन है वो आत्मीय ढंग से शुरू किया गया है। प्रिय उपाध्याय जी, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसको भी किया जा सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा ये सकारात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई मना ही नहीं। अब यहाँ जो मुख्य धारणा है या मुख्य भाग है उसको आप ढाल दीजिए। इसमें कहा गया है कि कृपया अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या 108/7/01, ये दिनांक 5/6/2001 का है, काफी पुराना मॉडल है। कुल मिलाकर ये जो डेट है इसे आप नई भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो परीक्षा की तारीख है उससे पीछे वाली तारीख अगर विगत पत्र की है तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ लीजिए जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को साहित्य सृजन और अपनी रचनाओं के प्रकाशन की स्वीकृति की बात कही गई है, और इस विषय से संबद्ध नियमों के प्रारूप की एक प्रति संलग्न करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पढ़कर कृपया मुझे यथाशीघ्र अपने विचारों से अवगत कराएं। विनम्र और आत्मीय शैली का इसमें इस्तेमाल करना है। तो एक पत्र का यहाँ जिक्र किया गया है कि भाई उसमें मैंने उल्लेख किया था, उसको एक बार फिर से आप जरा दृष्टिगत करिए, देखिए और उसके आधार पर एक्शन लीजिए। तो ये इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पहले अनुस्मारक भेजा गया हो और उसी का याद दिलाया जा रहा हो, मतलब ऐसा हो सकता है, ये संभावना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने नवंबर के प्रथम सप्ताह में एक अंतर्विभागीय बैठक किए जाने की योजना है। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं।
अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसे आप समझ सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है आपका सद्भावी, ये तो ठीक है, और हस्ताक्षर और संजीव नाम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे पोस्ट किया है, तो उनका प्रेषक का नाम यहाँ पर नीचे पद नाम नहीं रहेगा, यानी पद का नाम नहीं है। अब जिस व्यक्ति को यहाँ भेजा जा रहा है ये श्री मधुप उपाध्याय हैं, उपाध्याय जी संबोधन आपने ऊपर देखा था, तो इन्हें आप थोड़ा सा नीचे लिखिए। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना दाहिनी ओर, तो यहाँ इस रो में ना लिखिए, एकदम बराबर ये हो गया है, इसको जरा सा बाईं तरफ नीचे की तरफ लिखना चाहिए, हल्का सा इस वाले जो लेखन है इससे थोड़ा सा नीचे। ये अधोलेख कहा जाता है, जो नीचे आप लिखते हैं ये अधोलेख होता है, और जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पे सिंबल होता है। इसके अलावा कार्यालय, सरकार या डिपार्टमेंट वगैरह, स्थान, दिनांक, वो सब पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का ढांचा है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि परिपत्र क्या होता है। तो परिपत्र जो है वो सरकारी पत्र ही होता है, मतलब ये सरकारी पत्र वाले ही ढांचे में होता है। बस फर्क ये होता है कि सरकारी पत्र किसी सिंगल पर्सन या सिंगल कार्यालय को भेजा जाता है, और यहाँ पर ये एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को प्रेषित किया जाता है, यही अंतर है। इसको सर्कुलर लेटर भी कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नीति विषयक मामले की जानकारी उन सभी विभागों या कार्यालयों को करानी होती है जो संबंधित विषय से संबंध रखते हैं। और उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का कोई मामला है, ये सपोज दैट एग्जाम्पल लिया गया है, तो शासन के द्वारा कोई महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय लिया गया है और शासन चाहता है कि उक्त जो नीति विषयक निर्णय है उसकी जानकारी सभी को हो जाए। ऐसे में एक परिपत्र जारी करने की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जाती है। मतलब परिपत्र को जारी करने की नौबत क्यों आती है ये यहाँ पर देखा जा रहा है। वैसे पत्र लेखन पर एक पूरा डिटेल वीडियो लॉन्च किया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से, अभी कुछ ही समय पहले आया है, उसको देख लीजिएगा। उसमें जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि परिपत्र का असली जो प्रारूप है, कलेवर है, वो कैसा होता है, उस पर नमूना कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से प्रारूप तैयार करना होता है, प्रारूप में कब खाली छोड़ना है और कब भरना है, ये सब चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और इनके बीच का अंतर, जैसे अर्ध सरकारी और परिपत्र का अंतर, या अर्ध सरकारी और सरकारी का अंतर, या अधिसूचना क्या होती है, अनुस्मारक क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, इसके अलावा तार क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें एक साथ दी हुई हैं और बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया गया है। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे, तो यहाँ एक परिपत्र का नमूना लिया गया है और उसकी संख्या डाली गई है। तो जो पत्रांक होता है, परिपत्र संख्या, वो आपको ऊपर डालनी होती है। इसके प्रेषक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री सुंदर प्रकाश वाचाल, माफ कीजिएगा, वातल। और ये कौन है, ये विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। और ये परिपत्र जितने जने को भेजा जा रहा है उनका नाम ऊपर लिखा। देखिए पहले के समय के जो परिपत्र होते थे, पुराने जमाने के, तो उसमें क्या करते थे, नीचे की ओर ये जो सेवा में वाला हिस्सा है, मतलब नीचे जितने भी लोगों को ये प्रेषिती के तौर पे डालना इसमें होता है, उनको लिखा जाता था। अभी क्या करते हैं, प्रेषक के नाम के नीचे सेवा में डालकर और सभी का जितने लोगों को आप प्रेषित कर रहे हैं उनको लिख डालते हैं। तो यहाँ पर किसके 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 पास भेजा गया है इसको देख लीजिए। समस्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन और समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश शासन, इस प्रकार से ये परिपत्र प्रेषित किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो नियुक्ति का अनुभाग डाला गया है, चाहे तो आप इसे डालें या ना भी डाल सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसे डालें हैं। कुल मिलाकर यहाँ ये ध्यान देना है कि स्थान और दिनांक जो है वो इधर नहीं रहेगा, वो यहाँ साइड में रहेगा, जैसे सरकारी पत्र में होता है वैसे ही। और प्रायः हर पत्र में जो स्थान और दिनांक की सही जगह है वो यहाँ पर होती है, दाहिनी ओर। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर महोदय और इसके बाद नीचे जितनी भी बातें हैं वो आपको लिखनी है। तो मुझे आपका ध्यान विभिन्न सेवाओं में, ये उदाहरण है तो अपने हिसाब से आप परिपत्र का चयन कर सकते हैं। मुझे आपका ध्यान विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और उनकी दशा सुधारने से संबंधित समय समय पर जारी किए गए शासनादेश की ओर आकर्षित कराने का आदेश हुआ है। इस प्रकार से, मतलब जो शैली, आप इसे देखकर समझ सकते हैं, जो शैली सरकारी पत्र की है बिल्कुल वही शैली परिपत्र में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद शासन ने यह निश्चय किया है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने और तद विषयक विभिन्न जो शासनादेश हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए जो अधिकारी उत्तरदायी हैं उनकी चरित्र पंजिका में उच्च अधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि देने के समय अन्य बातों के अतिरिक्त इस दिशा में किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और कुछ और आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो यहाँ जो परिच्छेद या अनुच्छेद हैं उनमें आप तोड़कर लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर जो भेजने वाले प्रेषक हैं उनका हस्ताक्षर रहेगा और उनका पद नाम रहेगा, यहाँ पे पद नाम लिखना चाहिए जैसे सरकारी पत्र में लिखा जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये औपचारिक भाषा शैली होती है परिपत्र की, उसका आपने परिभाषा और उदाहरण देखा। अब चलते हैं आगे। ये दोनों प्रश्न जो थे वो 10-10 अंकों के थे, तो इन्हें हमने देखा। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है चौथा प्रश्न, चौथे वाले में 3 खंड हैं, 3 नहीं बल्कि यहाँ 4 खंड हैं और इसके अंतर्गत कुछ प्रश्नों को समावेशित किया गया है। पहले वाले में आपको प्रत्यय अलग करना है, प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए।
इसके बाद अगले वाले में किन्हीं 5 का आपको विलोम लिखना है, तो हम 10 या जितने भी दिए हैं उनका लिखेंगे। ये सब 10-10 अंक के हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले जो प्रश्न है वो भी आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद नीचे वाक्य शुद्ध करने वाला जो काम है वो भी करना है। तो आइए एक क्रम से करते हैं। देखिए पहला वाला जो है इसमें प्रत्यय अलग करना है। तो बुराई, यहाँ आप देख रहे हैं, बुराई को आप कैसे अलग करेंगे? यहाँ पे अंत में प्रत्यय होता है, तो यहाँ ई दिख रहा है, लेकिन ये बनेगा कैसा? तो इसको अगर आप अलग करें तो ये हो जाएगा बुरा, ठीक है, बुरा और प्लस आई, इससे बनेगा बुराई। यहाँ पर अगर आप संधि विच्छेद के नियम जानते हैं और संधियों के प्रकार जानते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सरलता हो जाएगी। लेकिन इस समय अब संधि और समास रटने का टाइम नहीं है, तो आप अभ्यास से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो बुरा प्लस आई, यहाँ पे प्रत्यय क्या हो गया? आई हो गया। इसके बाद इसे आप अगर संधि विच्छेद कर देते हैं किसी भी शब्द को, तो उसका प्रत्यय या उपसर्ग अपने आप उससे अलग हो जाता है। इसके बाद लड़कपन, यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं, ये लड़का प्लस पन हो जाएगा। लड़क प्लस पन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि लड़क और पन आप जो जोड़ रहे हैं उससे लड़कपन हो जाएगा। यहाँ पे लड़का अलग होगा और पन अलग होगा। पन यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है, लास्ट में इसमें जुड़ रहा है। गाने वाला, तो यहाँ पे गाना और वाला अलग अलग अगर आप कर देते हैं तो वाला जो है प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से बंधुत्व, बंधुत्व को आप कैसे अलग करेंगे? यहाँ पर बंधु अलग हो जाएगा। बंधुत्व को आप देख रहे हैं, भाईचारा इसको कहा जाता है। तो बंधुत्व में अगर आप करेंगे इसे तो बंधु अलग हो जाएगा और जो त्व है वो अलग हो जाएगा। तो त्व यहाँ पे क्या है? ये प्रत्यय है, और ये कैसा प्रत्यय है? ये तद्धित प्रत्यय है। इसके बाद सुंदरता, तो सुंदर और प्लस ता, तो ता यहाँ पे प्रत्यय है इस प्रकार से। और देता है कभी कभी कि प्रत्यय जोड़कर बनाइए, तो ता प्रत्यय जोड़कर मानवता, मनुष्यता, सुंदरता, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये प्रत्यय अलग करने वाला काम था। तो इसमें आप तोड़कर दिखा दीजिएगा कि अच्छा ये वाला जो है ये प्रत्यय है। इसके बाद यहाँ 5 का विलोम लिखना है, तो हम सभी का देख लेते हैं। देखिए असीम का क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो ससीम मतलब सीमा के साथ। सीमा मतलब लड़की नहीं, यहाँ पे जो लिमिट होती है उसकी बात की जा रही है। इसके बाद अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप एक क्रम से। निद्रा का जागृति हो जाएगा, यहाँ क्रम से देख लीजिए। निद्रा मतलब नींद, तो उसका हो जाएगा जागृत अवस्था या जागृति। इसके बाद तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। गुरु का लघु होता है, कुछ तो बहुत सरल है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण मतलब संकरा, तो विस्तीर्ण मतलब व्यापक। इसके बाद विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। श्रोता जो है मतलब सुनने वाला व्यक्ति, तो उसका उल्टा क्या होगा? बोलने वाला अर्थात वक्ता। तो इस प्रकार से ये विलोम है, इसके लिए 10 नंबर आपको मिलेंगे, और वो भी सिर्फ 5 करना है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लीजिए, इसमें आपको लिखना है जो व्याकरण का ज्ञाता हो। देखिए जब आप संक्षेपण करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्दों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं एक लंबे से वाक्य को एक छोटे से शब्द में समेटने की ताब रखते हैं, यानी ताकत रखते हैं। तो इसमें आपका काम आसान हो जाएगा। इतने सारे शब्द आप लिखेंगे, उससे अच्छा एक शब्द लिख दीजिए, तो इससे आपकी जो विद्या है वो संक्षिप्त हुई या नहीं। तो संक्षेपण में ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। यहाँ कहा गया कि जो व्याकरण का ज्ञाता हो, इसको क्या कहा जाएगा? व्याकरण को जानने वाला व्यक्ति व्याकरणाचार्य कहलाएगा, और उससे अच्छा आप लिख दीजिए व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण इसके लिए जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अगले को देखिए, दोपहर के बाद का समय, ये अपराह्न होता है। अपराह्न का जो यहाँ संबोधन इस्तेमाल किया जाता है वो दोपहर के बाद के लिए जो समय होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? अभियुक्त कहा जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता हो वाचाल कहलाता है। और जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो, तो ये जो शब्द है मतलब इसके लिए, इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? किंग कर्तव्य विमूढ़। यहाँ पे किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द है वो इस्तेमाल होगा। ये विमूढ़, विमूढ़ का मतलब होता है कि एकदम जड़वत हो जाए। और किस चीज़ से? कर्तव्य से। तो कर्तव्य का इसे कोई भान ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति मनुष्य के सामने भी कभी कभी आती है, हर व्यक्ति के सामने आती है कि उसे समझ में नहीं आता कि उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, मतलब उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ किंग कर्तव्य विमूढ़ ये इसका शब्द हो जाएगा। इसके बाद आपको वाक्यों को शुद्ध करना है। देखिए यहाँ कहा गया है कि पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, ठीक है। तो इसको आप शुद्ध कैसे करेंगे? पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं पर रख दो। वहीं रख दो मतलब कहाँ रखेंगे? जहाँ जगह होगी वहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल होगा। और उसके साथ साथ यहाँ जो क्वामा लगा है उसको लगाना मत भूलिएगा, यहाँ थोड़ा सा ठहराव आता है, अर्धविराम इसको कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसको देखिए, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। हम शब्द का हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम बहुवचन है और यहाँ पर एक वचन की बात की जा रही है। तो मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, आप ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि यह भाग्यवान स्त्री है,
ऐसे दिया हुआ है। तो भाग्यवान शब्द जो है ये पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भाग्यवती हो जाएगा। तो इसलिए यह भाग्यवती स्त्री है, ये सही होगा इसमें। इसके बाद जो पांचवा है ये प्रायः दिखाई देता है, विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है। जब तेज पूछ ही लिया गया है तो सबसे लगाने की क्या आवश्यकता है, तो डायरेक्ट लिखिए कि विश्वनाथ और गोविंद में तेज कौन है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। इतना हमने देखा। इसके बाद ये पूछा गया है कि भाई बताइए मुहावरों और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। कहा जाता है ना कि आपके सिलेबस में है कि मुहावरा और लोकोक्ति, तो मुहावरे और लोकोक्ति में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि ऐसे वाक्यांश, अभी वाक्यांश आपने देखा, वाक्य का जो अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं, जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष लक्षण को व्यक्त करते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। मतलब इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मुहावरा कोई भी है, उसको अगर आप अलग लिख दें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर उसका अर्थ जो है वो वहाँ सामने आएगा और सार्थक होगा। लेकिन लोकोक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, वो वाक्यांश नहीं होती है, वो पूरा वाक्य होती है और उसका अपना अलग से भी अर्थ होता है। लोकोक्तियाँ या जो कहावतें आप कहते हैं, गाँव में कही जाने वाली उक्ति को कहावत कहा जाता है या लोकोक्ति कहा जाता है, तो उसका अपना अलग स्वतंत्र अर्थ भी होता है और वो पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस होती है, वाक्य होती है। जबकि मुहावरे जो है वो एक छोटा सा वाक्यांश या टुकड़ा होते हैं वाक्य का, और इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। यही सबसे बड़ा अंतर है और इतना अगर आप लिख देते हैं तो पर्याप्त होगा। इसके बाद हालांकि यहाँ 10 नंबर है तो आप 2-3 एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। इसके बाद अब जो खंड ख है इसमें कहा गया है कि मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करिए। तो सामान्य मुहावरे हैं, इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, मगजमारी खुद एक मुहावरा है। देखिए, धूप में बाल सफ़ेद न करना, धूप में बाल सफ़ेद करना का अलग अर्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर न शब्द है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको आप कैसे लिखेंगे, अनुभवी होना। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, यानी मेरे बाल जो हैं वो मेरे उम्र के साथ सफ़ेद हुए हैं, और उम्र जब बीतती है तो क्या आता है, अनुभव आता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुभवी होना। अगर आप मुहावरे में या किसी भी लोकोक्ति में घुसकर उसको महसूस करेंगे ना, उसका चिंतन करेंगे, तो अपने आप आपके सामने अर्थ आ जाएगा। लोग ये पूछते हैं कि मुहावरे या लोकोक्ति के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए। देखिए, इसकी अपनी कोई फिक्स ट्रिक नहीं होती है। अगर ऐसा कोई मेथड होता है कि यहाँ पे ट्रिक लगाएं और सब कुछ सामने आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर घुसकर उसका अर्थ जानने की थोड़ी सी चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ धूप में बाल सफ़ेद न करना, इसका हो जाएगा अनुभवी होना, और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, तुम क्या समझते हो कि मैंने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, तो मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, इस प्रकार से आप वाक्य इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टका सा मुँह, ये एक मुहावरा है। तो टका सा मुँह का क्या मतलब हो सकता है, इसका मतलब होता है लज्जित होना। किसी को मतलब कोई व्यक्ति जो है वो लज्जित होकर चला जाए तो कहते हैं टका सा मुंह लेकर चला गया, इस प्रकार से। तो स्पष्ट इनकार सुनकर मोहन टका सा मुंह लेकर वापस आ गया या चलता बना। इसके बाद उल्टे छुरे से मूड़ना, ये जो कहावत है काफ़ी अच्छी है। छुरे से मूड़ना, मूड़ना मतलब सिर का बाल उतारना, तो बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं कि दुकानदार ने तुम्हें उल्टे छुरे से मूड़ लिया है, तुम क्या समझते हो, बहुत चालाक है। इसके बाद नारद होना, तो नारद मुनि क्या करते हैं, वैसे तो बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये सब अच्छी बात है, भगवान विष्णु के एकदम परम भक्त हैं। लेकिन उनके अंदर एक बुराई है, वो इधर की उधर लगाते रहते हैं, यानी झगड़ा लगावन का काम करते हैं। और उनके सिर पर एक एंटीना होता है जो कि रिसीवर से सिग्नल कैच करता है और उसके बाद जहाँ पे मामला होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो इधर की उधर भिड़ाने वाला काम करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो गुण है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐब होता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ नारद होने का मतलब ये है कि इधर की उधर लगाना, यानी जो घूम फिर कर शिकायत करने वाले व्यक्ति होते हैं, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, ये इसका अर्थ हो सकता है। तो गाँव में नारद होना अच्छी बात नहीं है, मतलब झगड़ा लगाना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जस दूल्हा तस सजी बराती, जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसा नेता वैसी प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा, या जैसा नेता वैसी जनता, मतलब जैसा नेतृत्व है। दूल्हा मतलब क्या, उसका लीडर होता है ना बारात का, वही तो केंद्र होता है। तो जैसा वो है वैसी ही बारात है, तो जैसा नेता वैसे लोग, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग क्या हो सकता है, अकेला रमेश ही नहीं, उसका पूरा परिवार ही अंधविश्वासी है, तभी तो कहा गया है कि जस दूल्हा तस सजी बराती। अब भाई किसी का नाम रमेश हो तो यहाँ नाराज मत होइएगा, किसी न किसी व्यक्ति का नाम तो लेना ही है क्योंकि वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस पेपर को कंप्लीट किया है और ये टेस्ट नंबर 2 है। अभी आपको जो अन्य मॉक टेस्ट है वो मिलते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।